बहरा रोम में जो कश्ती का सान्या हुआ है उसकी एक हौलनाक और दर्दनाक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। हम ये जानते हैं कि इस कश्ती में कोई 400 से 750 लोग सवार थे। अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी और इन पाकिस्तानियों की भी अक्सरियत का ताल्लुक़ जो है वो कश्मीर में मीरपुर से और गुजरांवाला डिवीज़न से था। अब तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 78 लाशें मिल गई हैं। 12 पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने सर्वाइव किया है इस सान्या को, इस वाक़े को। बहुत सवालात उठ रहे हैं कि यूनान के हुक्काम का क्या किरदार रहा इस पूरे वाक़े में। उनका शुरू में ये कहना रहा कि कश्ती बिल्कुल ठीक ठाक थी, अपने सफ़र पर रवा दवा थी, लेकिन BBC की जो एक रिपोर्ट आई है सामने उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो शवाहिद हमारे सामने हैं उससे ये लगता है कि इसमें कहीं पे गफलत भी हुई है और कहीं पे ये भी हो सकता है कि वो बचा सकते थे इस कश्ती को, लेकिन नहीं बचाया उन्होंने। यूनानी कोस्ट गार्ड का कहना था कि ये साहिल की तरफ जा रही थी। लेकिन BBC ने पता किया है, उनकी जो उन्होंने ट्रैकिंग की है बाकायदा इसकी, कि वो 7 घंटों तक एक ही जगह में खड़ी थी। तो ये ज़ाहिर है कि गलत बयानी फिर हुई यूनानी कोस्ट गार्ड की। फिर कोस्ट गार्ड ने एक रस्सी बांधी इस किश्ती के साथ और फिर उसको शायद खींचने की कोशिश की। कोस्ट गार्ड कह रहा था कि नहीं, हमने खींचने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं अभी सोशल मीडिया पर भी देख रहा था कुछ जो सर्वाइवर्स हैं उनके वीडियोस, और वो पंजाबी में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारी किश्ती बिल्कुल सही जा रही थी जब तक इन्होंने रस्सी नहीं बांधी थी। ठीक है। दूसरा, फिर अलीशिया मदीना साहिबा हैं, एक सहाफ़ी हैं, शाम की एक ऑनलाइन पब्लिकेशन की, उनकी बात हुई है। मलाकासा रेफ्यूजी सेंटर हैं जहाँ पर जो सर्वाइवर्स हैं उनको वहाँ रखा गया, और वो भी यही कह रहे हैं, वो जब तक उनको बात करने की इजाज़त थी, अब वो इजाज़त भी ख़त्म हो गई है। कि पहले जब वो कह रहे हैं कि जब किश्ती गिर भी गई तो 2-3 घंटों तक कोस्ट गार्ड उनकी तरफ आई ही नहीं। 2-3 घंटों तक जो सर्वाइवर्स थे वो पानी में अपनी मदद आप से ही अपने आप को अफ्लोट रखा। अच्छा, आप देखेंगे कि बचने वालों में सिर्फ मर्द हज़रात हैं, हालांकि इस किश्ती में ख़वातीन भी थे, बच्चे भी थे, और आज पता लगा कि दोज़ख में भी दर्जे होते हैं। मर्द हज़रात जो थे वो किश्ती के ऊपर थे, और जो सारी जो बच्चे थे और जो ख़वातीन थी वो किश्ती के अंदर थे, कहा कि निचले हिस्से में थे, जहाँ पर एक दफ़ा अगर आप डूब गए तो आपके बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। कहा जाता है कि उनको अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नीचे रखा गया था, लेकिन फिर गार्डियन की एक रिपोर्ट में मैं ये भी पढ़ रहा था कि आपने भी पढ़ा होगा कि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी थे उनको भी बोट के निचले हिस्से में ज़बरदस्ती रखा गया था, हालांकि कुछ पाकिस्तानी सर्वाइवर्स भी हैं। अच्छा, ये जो जैसे आप जो अभी जो डिस्क्रिप्शन दी और जितने भी हम क्लिप्स सुन रहे थे और अभी जो सर्वाइवर्स की फैमिली भी देख रहे थे, आप सब देख रहे हैं कि पंजाब के कुछ इलाकों से और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर से ये जो रूट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इसका रूट क्या है? बलूचिस्तान पहले आप पहुँचते हैं, वहाँ से फिर सहर बलोच की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, जब इस साल जनवरी में आपको याद है कि एक और इस तरह का हादसा हुआ था। उसके बाद उनकी एक रिपोर्ट थी कि जब वो बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर नीलामी होती है बाकायदा, कि अब वो सब ये हमारे साथ है, ये इसके साथ है, ये उसके साथ है। वहाँ से फिर लैंड रूट आपका गुजरता है ईरान के थ्रू, इराक के थ्रू, फिर आप तुर्की पहुँचते हैं, तुर्की पहुँचते हैं, फिर वहाँ से आप किश्ती पकड़ के यूनान के साहिल पर या आप इटली के साहिल पर पहुंचते हैं, लीबिया के साइड या लीबिया के साइड से, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस वाली कश्ती का ये पता चला है कि ये लीबिया से चली थी 14 जून को और इटली के लिए रवाना थी, और रास्ते में ये वाकया हुआ। जफर शाही हमारे साथ मौजूद हैं एथेंस से। ये बताइए कि आप कल होकर आए हैं इस कैंप से जहाँ पे जो लोग बच गए उनको लाया गया था, उनमें पाकिस्तानी भी हैं, आपकी उनसे बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं वो? हेलो। जी सर, बिल्कुल कल इस कैंप का जो है वो दौरा हमने किया था। कल मॉर्निंग के टाइम इस खौफनाक हादसे में जो जिंदा बचने वाले 12 पाकिस्तानी हैं उनसे हमने यहाँ एक इलाका है एथेंस से 1 घंटे की मुसाफत पर मलाकासा, तो वहाँ हमने जो है वो मुलाकात जो है वो की है उन पाकिस्तानियों से।
तो उन पाकिस्तानियों में मुलाकात के बाद जो इनकशाफात जो है वो हमारे सामने आए हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। इन पाकिस्तानियों के मुताबिक इस बदकिस्मत शिप में तकरीबन 310 जो पाकिस्तानी हैं उनको सवार किया गया था, और उनमें से सिर्फ 12 ये पाकिस्तानी जो है ये जिंदा बचे हैं। बाकी 298 पाकिस्तानी, इन पाकिस्तानियों के मुताबिक किसी के भी जिंदा बचने के कुछ चांसेस जो है इसमें नजर जो है वो नहीं आते। और उन्होंने क्या बताया, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 7 घंटे तक जो है ये एक तरह से मैसूर थी ये कश्ती और उनको हेल्प नहीं हुई, इस बारे में इन्होंने कुछ बताया है, बात की है? इसी मामले पर खुद यूनान के अंदर हुकूमत पर जो शदीद तनकीद जो है वो हो रही है, और खुसूसन यूनानी कोस्ट गार्ड जो उस पर जो है वो शदीद जो है तनकीद हो रही है, क्योंकि बरतानवी मीडिया के मुताबिक एक सिग्नल जो है वो मंगल के रोज़ जो है वो इमरजेंसी सिग्नल जो है वो भेजा गया, लेकिन उसे रिसीव करने के बजाय उसको इग्नोर कर दिया गया, और उसके बाद बुध के रोज़ एक सिग्नल जो है वो भेजा गया लेकिन उसको भी इग्नोर किया गया। और इसके बाद क्योंकि इस शिप में एक तो ओवरलोडिंग की गई थी, जहां 100 लोगों को बैठाने की गुंजाइश थी, वहां 776 लोग जो है वो इस शिप के अंदर जो है वो बैठाए गए थे। और इसमें जो पाकिस्तानियों की मौत की सबसे बड़ी वजह बनी है वो ये थी कि इस कश्ती का जो निचला वाला हिस्सा है, जहाँ यानी कि आप इसको स्टोर रूम जो है वो कह सकते हैं, इस स्टोर रूम के अंदर तकरीबन 200 पाकिस्तानियों को डालकर इसके जो दरवाजे थे वो बाहर से लॉक कर दिए गए थे, जिस वजह से ज्यादा तादाद में पाकिस्तानी जो है उनकी मौत हुई है। और इसमें यूनानी कोस्ट गार्ड है उनका लेट पहुंचना जो है बिल्कुल इस कोताही में आता है। अगर वो बर वक्त कार्रवाई करते तो लाजमी बड़ी तादाद में जो तारकीन वतन है उनको बचाया जा सकता। जिस तरह पहले भी आपको पता होगा कि 103 तारकीन वतन जो है उनको जिंदा जो है बचाया गया, जिनमें 12 के जो पाकिस्तानियों की तादाद है। अगर बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो वो किया जाता तो बड़ी तादाद में जो तारकीन वतन है उनको इस हादसे से बचाया जा सकता था। अच्छा, जैसे आपने कहा हुकूमत की आपने बात की, तो हम जानते हैं कि अभी यूनान में इलेक्शन होने वाला है 25 जून को। इस वक्त वहाँ पे एक अबूरी हुकूमत है, लेकिन हमने ये भी देखा कि माजी में ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी डिबेट रही है कि ये रेफ्यूजीज़ को आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। फिर इस वाक़े के बाद वहाँ मुजाहरे भी हुए हैं, इसका बताएं कि ये मुजाहरे किसने ऑर्गेनाइज किए, क्या डिमांड थी इन लोगों की? जी, बुध के रोज इस हादसे के बाद फ्राइडे को जुमे के दिन यूनानी दारुल हुकूमत जो एथन है वहाँ तकरीबन 40 से 50 हज़ार जो लोग हैं उन्होंने मुजाहरा किया, और इस मुजाहरे में इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो शामिल थी, और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन पार्टी इसमें शामिल थी। और इसमें अगर ज़्यादा तादाद वो उन लोगों की थी जिनका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों से था, और बड़ी तादाद में ऐसे यूनानी भी थे जो बिल्कुल सिर्फ तारकीन वतन के साथ इज़हार हमदर्दी, इज़हार यकजहती के लिए इस मुजाहरे में उन्होंने शिरकत की। और मुझे तकरीबन 21 से 22 साल का अरसा जो है वो यूनान में हो गया है। इससे पहले एथन के अंदर तारकीन वतन के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए मैंने इतना बड़ा मुजाहरा जो है वो यूनानी अवाम की तरफ से मैंने नहीं देखा। तो उसके बाद यहाँ का जो मकामी मीडिया है उस पर भी जो हुकूमत है उस पर शदीद तनकीद का सिलसिला जो है वो जारी है, और लोग बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि इस सारे वाक़े पर एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी तो जो है वो बना दी गई है हुकूमत ने, और लोग इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि सारे हादसे की मुकम्मल साफ और शफाफ तहकीकात जो है वो होनी चाहिए, और इस हादसे के अंदर जो भी मुलव्वस अनासर हैं उनको कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। अच्छा ज़फ़र साहब, ये जैसे आप कह रहे हैं आपको अभी बहुत कई साल हो गए हैं यूनान में, एथेंस में, ये जो यूनानी कोस्ट गार्ड का रवैया है यूनानी हुकूमत का या अब जो इटली की हुकूमत का, ये तो एक तरह से एक अंडरस्टूड सी बात ही है ना कि हमने इनको रोकना है, और अगर ये डूब गए तो डूब गए, और कुछ नहीं तो एक इबरत का निशान बनेंगे ताकि और लोग ना आए। आपको ये फीलिंग मिलती है कि ये जो इनको ना बचाना और इनके मतलब इनके साथ बुरा सलूक करना, ये एक तरह से एक पॉलिसी है? नहीं, ये इसमें ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। और मैं थोड़ी सी आपको एक और बात, जिस दिन बुध के रोज ये हादसा हुआ है उसी दिन बुध के रोज ही यूनान का जो सबसे बड़ा जजीरा है क्रीट, वहाँ तकरीबन सेम इसी तरह के एक शिप को जो है वो बचाया गया, और इस शिप के अंदर तकरीबन 86 जो है तारकीन वतन, जिनमें बड़ी तादाद छोटे बच्चों और खवातीन की थी, वो शामिल थे। और इस शिप ने भी सेम इसी तरह जो है वो इमरजेंसी जो है वो कॉल जो है वो की, और इस शिप में मौजूद
जितने भी तारकीन वतन है उनको जिंदा सलामत जो है बचाया गया और उनको बड़े अच्छे तरीके से रेस्क्यू करके वापस जो है उनको जो जजीरा क्रीत वहाँ उनको जो है मुंतकिल किया गया। मुझे खुद इस चीज़ पर बड़ा तजुर्बा है कि फर्स्ट टाइम मैं ऐसी खबरें जो है वो सुन रहा हूँ कि यूनानी कोस्ट गार्ड जो है उनकी तरफ से इस किस्म का रवैया जो है वो अपनाया गया। इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ क्योंकि आपको पता है यूनान यूरोप का गेट भी है और रोज़ाना यहाँ तो मेरा ख्याल है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मुख्तलिफ गैर कानूनी तरीके से लोग जो है वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो आज तक मेरी नज़र में ऐसा वाक़या नहीं गुजरा कि किसी छोटी या बड़ी कश्ती को गैर कानूनी को यहाँ दाखिल होते हुए इस किस्म के जो हालात हैं उनका सामना जो करना पड़े। ये फर्स्ट टाइम जो है मेरी नज़र में ऐसा वाक़या है कि यूनानी कोस्ट गार्ड जो है उनकी गलती जो है वो इस वाक़े में जो है वो नज़र आई है और दुनिया भर में इस पर आवाज़ जो है वो उठाई जा रही है। एक मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, चलिए एक वक्फा ले ज़फर साहब। जी, तो हम ज़रा ये बात कर रहे हैं जो सान्या हुआ है कश्ती का, इसमें जो पाकिस्तान में इस वक्त हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने बज़ाहिर एक क्रैकडाउन शुरू किया है, FIA हरकत में आई है, पकड़ धकड़ शुरू हुई है, एजेंटों को पकड़ा जा रहा है, खासा सख्त बयानबाजी भी हो रही है, कमेटी भी बन रही है, कमेटी भी बन रही है, लेकिन जो लोग भी काफ़ी ज़ोर से बात, आपने भी ये पहले काफ़ी कवर किया है, जब भी ये सान्या होता है हम इसी तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन फिर होता कुछ नहीं है। साबिक ADG FIA के अमार जाफरी साहब भी मौजूद हैं। जाफरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ, शायद इस लेवल का हादसा इस तरह का सानिया हमने देखना नहीं है, लेकिन इसी साल जनवरी में भी इसी तरह का एक वाकया पेश हुआ था और हर बार हम ज़ाहिर है यही देखते हैं कि कमेटी बन जाती है, कौमी असम्बली में इसके ऊपर बात होती है, जैसे आज ख्वाजा आसिफ ने कहा, लेकिन जो नेटवर्क है वो मौजूद रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 एजेंट्स पकड़े जाते हैं। तो आपका जो अपना ज़ाती तजर्बा रहा है इस शोबे में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बिलखसूस, क्यों ऐसा होता है कि ये नेटवर्क कभी अनकवर ही नहीं होती? क्या लोग गवाही देने नहीं आते या इसको उस लेवल का क्राइम समझा ही नहीं जाता हमारे यहाँ? जी जाब। एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। देखिए, गुजारिश ये है कि हमें देखना ही पड़ेगा, एक तो फ़र्क बताना पड़ेगा हमें कि ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या फ़र्क है। जो माइग्रेशन है ह्यूमन बींग्स की, ये सेंचुरी से चली आ रही है, सेंचुरी से, और ये चलती रहेगी आगे भी। माइग्रेशन और चीज़ है और वो लीगल है और वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये जो ह्यूमन स्मगलिंग थी ये शुरू हुई थी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में, और इसके जो मतलब प्रमोटर्स थे वो बड़े ऑर्गेनाइज थे और पाकिस्तान के चंद शहर में मौजूद थे और उनका नेटवर्क मौजूद था वहाँ से। अच्छा, उसके बाद जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हुई तो बुनियादी फ़र्क यह है कि ह्यूमन स्मगलिंग में उनको पता होता है जाने वालों को कि हमारे कागज़ जाली हैं और ये सब चीज़ें फ़ेक बना के भेजा जा रहा है। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ये होता है कि वो, इसकी भी 2 किस्में, एक ट्रैफिकिंग पर्सन है जिसमें लोग साथ लेके जाते हैं अपने, और एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ये जो केस है ये मैं समझता हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है और ये बहुत ही पेनफुल चीज़ है। मैं समझता हूँ इसको देखना इस एंगल से पड़ेगा कि जब लोग यहाँ से गए तो किन कागजात पे गए। इट कैन बी मिक्स आल्सो, इट कैन बी ह्यूमन स्मगलिंग प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग आल्सो। उसके बाद जब ये वहाँ पहुँचे लीगली, जहाँ तक इन्होंने जाना था, जिस चैनल से भी गए ये, जब ये लीबिया पहुँचे तो वहाँ से जब इन्होंने सफ़र शुरू किया तो मुझे अब सबसे बड़ी वरी ये है कि जो इंटरपोल या मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको ये देखना चाहिए, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को देखना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो इन सब को फैसिलिटेट कर रहा था। उसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि ये वाक़या तो हो गया, इससे पहले भी कई वाक़यात हुए इस तरह के। इसमें एक तो नए इसमें चीज़ें आ रही हैं, जैसे जो आप कह सकते हैं जो ह्यूमन ऑर्गन्स का है, जो उसकी मसले हैं कि जी वो ऑर्गन्स लोग चेंज कर लेते हैं। फिर इसके अंदर सेक्स का भी मसला आया है इसके अंदर। आपको याद हो कुछ इससे पहले वो कैमल जॉकीज होते थे, एग्जैक्टली वो कैमल जॉकीज होते थे, छोटे बच्चे हमारे जाते थे बाहर, उनके पेरेंट्स को पता होता था ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, गिर जाएगा, ऊपर से कुछ होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी कैंपेन चली और वो चीज़ें ख़त्म हुई। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे एक तो हमें उसकी कैंपेन्स को दोबारा शुरू करना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा कि जब ये अभी तो रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि उनको पता था जो कोस्टल पे लोग थे कि ये किश्ती ख़राब है, काफ़ी घंटे खड़ी रही और उसके बाद वो डूब गई।
तो वो लोग क्या कर रहे थे। इसके अंदर मैं ये सोचता हूँ कि वेस्ट जो है वो हमेशा बड़ी बातें करता है कि जी जानवरों का ख्याल रखो, और जो सी की जो चीज़ें हैं लाइफ उसका ख्याल रखो। SDG 15 यही है कि जी लाइफ अंडर वाटर। तो जो इंसानी लाइफ थी, मैं मानता हूँ कि वो गैर कानूनी लोग थे, लेकिन क्या वो इतने ही मतलब है बेकार अल्लाह ताला की नस्ल थी कि उनको आप डूबते हुए देख रहे थे। और आप देखिए इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन का दौर है, एक एक चीज़ का पता होता है, जो इनके कंट्रोल रूम्स होते हैं कि जी कहाँ क्या हो रहा है। तो ये जो किश्ती थी इसके अंदर जो लोग सवार थे वो इंसान थे, मेरी बड़ी सबसे बड़ी ये है। इसके अलावा हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान उस एंड पे जो कुछ हुआ है उस पर तो सवालात उठ रहे हैं। हमें ज़रा ये भी देखना है कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है और हमारा अपना क्या किरदार बनता है मामलात को रोकने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आ तो आपसे इस पर बात करेंगे। शुक्रिया। वेलकम बैक। ग्रीक ट्रेजेडी पे बात हो रही है। 750 इंसान मर गए। इसके ज़ाहिर है कि आपको पता है मल्टी डिमेंशनल एक सब्जेक्ट है हमारे साथ। खुशकिस्मती से साबिक़ एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA अम्मार जाफरी साहब मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि उनसे थोड़ा सा तफसील से मालूम किया जाए कि होता क्या है। जाफरी साहब, ये फरमाइए कि FIA का एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल भी है, उसकी कैपेसिटी और एक्सपर्टीज़ के बारे में ज़रा बताइए और उसके मसाइल के बारे में। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये कानून के तहत काम कर रहा है। इसके उस तमाम इलाकों में दफातर हैं जहाँ पर ये निज़ाम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। इसको ऑर्गेनाइज क्राइम में अब शामिल कर लिया गया है। जैसे गुजरांवाला में इसका एक ऑफिस मौजूद है, इसका जो कश्मीर के मुतल्लिक़ इलाके हैं उसमें मौजूद है। उसके अलावा और कोई पॉकेट्स हैं ऐसी जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज था। अच्छा, ये तो हो गया तरीक़ाकार। अब मैं FIA के अलावा जो इसको सप्लीमेंट करती है चीज़ वो बताऊँगा। एक इदारा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर ये जितने भी हमारे इसको कहते हैं ना जो लोग बाहर भेजते हैं उनको लाइसेंस ही होता है बाकायदा, और वो बड़ी इसके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनके लाइसेंस इशू करने के। उनको बाकायदा इंटेलिजेंस सर्विसेज पहले चेक करती हैं कि ये लोग इस काबिल हैं या नहीं। उसके अलावा एक प्रोटेक्टर का एक स्टैंप लगती है जब कोई आदमी जाता है मुल्क से बाहर, और वो बाकायदा ऑफिशियल होता है। जाफरी साहब, मैं दोबारा उस सवाल पे आऊँगा, इसलिए कि हमारे पास वक्त थोड़ा है। कल भी हम बात करेंगे इस पे। जो आपका एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल है उसकी कैपेसिटी और एक्सपर्टीज क्या है, आपका क्या तजर्बा है जब तक आप सर्विस में थे? एक्सपर्टीज़ अच्छी है मैं समझता हूँ, इसलिए कि अभी कोई चंद दिन पहले FIA के एक ऑफिसर हैं ज़हीर साहब, उन्होंने मेरे साथ भी काम किया था। उनको अमेरिका के अंदर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इनिशिएटिव्स के ऊपर अवार्ड दिया गया है बाकायदा। अभी 1-1.5 हफ्ते पुरानी बात। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं कि इस सर्कल के पास कैपेसिटी भी है और प्रोफेशनल लोग, उनकी अफरादी क़ुव्वत भी पूरी है, आप सेटिस्फाइड हैं? जी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं बताता हूँ, जिस डायमेंशंस के ऊपर ये क्राइम चला गया है करस्पॉन्डिंगली उतनी उनके पास आउटरीच नहीं है। इस वक्त कराची से लेकर गवादर तक और गवादर से लेकर गिलगित तक इसका नेटवर्क काम कर रहा है। इसकी वजह हमारी वो समाजी और इकनॉमिक कंडीशंस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जुर्म हो रहा है। देखिए ये डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर। अच्छा नहीं, जाफरी साहब आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी, जाहिर है क्राइम जिस लेवल पे चला गया है उस लिहाज से कैपेसिटी सर्कल की नहीं है, दिस इज अंडरस्टैंडेबल। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो भी केसेस चलते हैं वो प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 के तहत चलते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितनी है ये बताइए। अच्छा, उसमें इनके जो कई सेक्शंस हैं उसके अंदर, उसमें 3 साल से लेकर 25 साल की सज़ा भी शामिल है। डिपेंड करता है कि उसमें किस सेक्शन के तहत उसका पर्चा काटा गया है। उसके अलावा FIA एक्ट 1975 जो है उसमें ये दर्ज है कि आप जैसे 420 है या जो PPC क्लॉजेस हैं उसको भी एनेक्स कर सकते हैं अपने पर्चे के अंदर। मैं समझता हूँ कि इसमें जो थोड़ा सा ये एलिमेंट है ना कि जो हमारी वो सोसाइटी का मसला है, वो FIA का मसला नहीं है, वो पुलिस भी उससे इफेक्ट है, तमाम इदारे। अच्छा, एक मिनट, आपने कहा कि 3 साल से लेके और उम्र कैद तक की सज़ा है, और उम्र कैद में समझ रहा हूँ 14 साल या 25 साल।
ऐसा ही। जी जी बिल्कुल, वो डबल कर लेते ओके फाइन फाइन। आपने अपनी सर्विस के दौरान कितने ह्यूमन ट्रैफिकर्स या स्मगलर्स को सजा सुनते हुए और पूरी सजा काटते हुए देखा है? कन्विक्शन रेट क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा अपना शोबा चूँकि साइबर सिक्योरिटी था, इसलिए उसके तो मुझे थोड़ा आइडिया है चीज़ों का। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो को किसी भी केस को कंप्लेंट से लेकर कन्वर्ट करना, एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करना, प्रोसिक्यूशन करना, कोर्ट में ले जाना, उसको लॉजिकल एंड तक पहुँचाना, ये इसे मैं कहता हूँ होल इन दी वॉल। देयर सम होल इन दी वॉल। और वो उसके बेनिफिशरी वही होते हैं जो इस वक्त भी बेनिफिशरी हैं उसके। मैं ये समझता हूँ इस वक्त थोड़ी सी आपको जिक्र करना पड़ेगा उन तमाम महकमों का। अच्छा, होल इन द वॉल कौन सा? होल इन द वॉल आपने कहा, होल इन द वॉल क्या क्या है, जरा ये समझा दीजिए। मैं बताता हूँ। ये जो डिफरेंट महकमे काम के, जैसे फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस वहाँ के लाइसेंस इशू करता है। फॉर एग्जांपल जर्मनी के अंदर 300 लोगों की डिमांड आती है कि जी हमें 300 इलेक्ट्रीशियन चाहिए फॉर एग्जांपल। वो वहाँ का फॉरेन ऑफिस का जो हमारा कमिश्नर सर, मैं आपसे लीगल इमिग्रेशन की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स या स्मगलर्स हैं, इनको में से कितनों को आपने अपनी जो कैरियर है उसमें सजा पाते हुए और पूरी सजा करते हुए देखा है? कोई नंबर याद है? 1 2 3 4? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि एक तो मुझे याद नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, और नंबर 2 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लॉजिकल एंड तक अगर कोई जाता भी है जेल में फिर बेल होकर निकल आती है, मुकदमे से निकल जाता है। और मैं ये समझता हूँ ये जो होल इन दी वॉल है ये पूरे सिस्टम में है हमारे। वो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। दिस इज अंडरस्टैंडेबल। होल इन द वॉल में पूरी सोसाइटी मुलविस है। अच्छा, मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, एक होती है आपकी रेड बुक, वो हर साल होती है अपडेट, और उसमें ये तफसील होती है कि कितने स्मगलर्स हैं, कितनी बड़ी उसमें मछलियां हैं, कितनी हाथ आई, कितनी पकड़ी गई हैं, कितनों को सज़ा सुनाई गई, कितनों को कन्विक्शन नहीं हो सका। वो रेड बुक हर साल अपडेट होती है। आपने उस रेड बुक के हिसाब से उसका कोई फ़ायदा है? आप ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उस रेड बुक को शायद पढ़ता भी कोई नहीं है, लेडी वेरी फ्रैंक, सिवाय उनके जिनके नाम लिखे होते होंगे। अच्छा, नंबर 2 मैं ये समझता हूँ कि 3-4 महकमे में और जिनका जिक्र करना चाहूँगा। पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि बेसिक जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो पुलिस ही होती है इन सब चीज़ों का। उसके बाद ये जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एम्प्लॉयमेंट जो लाइसेंस देता है, मैं उनकी थोड़ी बात करना चाहूँगा। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब कोई रिक्रूटर ही कहेंगे ना, स्मगलर तो बाद में बनते हैं। ये जो रिक्रूटर ऑफिशियल होता है, जब वो अप्लाई करता है लाइसेंस के लिए तो बाकायदा इंटेलिजेंस सर्विस वेरीफाई करती है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और वो लाइसेंस किसी शख्स को इशू होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, हम जिन स्मगलर्स की या जिन ट्रैफिकर्स की बात कर रहे हैं वो इस मयार पे पूरे नहीं उतरते, वो तो काम ही इलीगल कर रहे हैं ना, वो तो अंडरग्राउंड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ या एक सवाल, क्या जाफरी साहब आप ये कह रहे हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, कि जिनको लाइसेंस भी मिलता है वो भी ये काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। देखिए, एक होते हैं उसमें जो सहूलतकार कह सकते हैं, एबेटर्स कह सकते हैं अपन को। एबेटर्स जो हैं, जो सहूलतकार हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, लाइसेंस किसी के पास होगा, उसको कोई इस्तेमाल कर रहा होगा। ये जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका काम ये है कि चेक करें कि जिसके पास लाइसेंस है, वो मैं थोड़ा साइकिल एक्सप्लेन करना चाहता होता कैसे है। जर्मनी में 300 लोगों की डिमांड निकली इलेक्ट्रीशियंस की। वो डिमांड आती है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास, उनका अखबार में इश्तिहार छपता है पूरा। ये बड़ा ज़रूरी बताना है आपको, ये नहीं है कैसे। उस इश्तिहार पे लोग अप्लाई करते हैं। जब लोग अप्लाई करते हैं तो बाकायदा अप्लाई करने वाले के डॉक्यूमेंट्स वो इदारा चेक करता है। उसके बाद जब उनकी सिलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, वो पूरा एक प्रोसेस है उसके अंदर, तो जब वो जाने लगते हैं तो एक प्रोटेक्टर सेट इस पर मोहर लगती है कि जी ये जो शख्स बाहर जा रहा है ये इस डिमांड के अगेंस्ट जा रहा है, और ये FIA पूरा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। जब वो एयरपोर्ट पे आता है तो वो प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट देखते हैं। जब भी कोई शख्स मुल्क से बाहर जाता है तो वो या तो किसी वीज़े पे जा रहा होता है, टूरिज़म वगैरह के। जो लोग जॉब के लिए जाते हैं उनका वीज़े की कैटेगरी और होती है, और प्रोटेक्टर लाइसेंस देखा जाता है उनका। अच्छा, इसके अंदर वो जो मैं होल इन दी वॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई हमारा प्रोएक्टिव नहीं है, सब रिएक्टिव है। अब ये वाक़या हो गया 4 दिन
प्रोग्राम चलेंगे, सब कुछ ऐसा ही होगा, FIA तफ्तीश करेगी और फिर वो ख़त्म हो जाएगा सारा। जाफी साहब, ये हमारी हर वक्त ऑफ लाइफ में हो रहा है। ये बताइएगा कि जिस तरह हमारा कन्वेंशनल विजडम होता है कि जब तक पुलिस मिली हुई ना हो तो क्राइम नहीं होता, यहाँ पे भी लोग ये कहते हैं कि जी FIA के लोग जो है वो माजी में इन्वॉल्व रहे हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। ये किस हद तक इसमें हकीकत है और उसको टैकल करना ज़रूरी है? ये हम ब्रेक के बाद इसका जाफरी साहब आपसे जवाब, थोड़ा सा एक वक्फा चाहिए, उसके बाद आप इसका जवाब दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे हैं कि जो कश्ती का सानिया हुआ है उस हवाले से यूनान में कोस्ट गार्ड्स पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में FIA का क्या किरदार बनता है, इस पे हम बात कर रहे हैं। साबिक एडिशनल DG अम्मार जाफ़ी साहब हमारे साथ हैं। जाफ़ी साहब, मेरा ये सवाल था कि माजी में FIA के कुछ लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं जब इस तरह के सानियात हुए हैं, कुछ ये बताएंगे कि उनका क्या बना, उससे कुछ इदारे के अंदर कुछ सफाई हुई या मामला अभी भी गड़बड़ है? जी, जो डिपार्टमेंट इंक्वायरीज डेफिनेटली होती हैं, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस भी होते हैं, कुछ केसेस में वो सस्पेंड भी होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो इतना इफेक्टिव सिस्टम नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो लोग फिर आ जाते हैं और FIA का जो जूनियर स्टाफ है, मैं समझता हूँ सीनियर ऑफिसर्स तो फिर PSP ऑफिसर्स होते हैं, उनकी इंटेग्रिटीज़ होती हैं, लेकिन जो जूनियर स्टाफ है मैं समझता हूँ उन पर ज़्यादा वॉच रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लेवल पे जो है ये कनेमिस बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये समझता हूँ कि इस इशू को हमें इस तरह देखना चाहिए कि वाक़यात हो गया, अब इसके बाद जो इसकी रिपोर्ट आती है, इसकी जो इंक्वायरी कमेटी बनी है उनको एहसान सादिक साहब हेड कर रहे हैं, जो इस वक्त हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के, और वो UN के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं। ये मामला इतनी जल्दी दबना नहीं चाहिए, हमें इसको इंटरनेशनल लेवल पर रेज़ करना चाहिए। एक इदारा UNODC जिसके ये इसमें डोमेन में आता है, ये उसके साथ भी हम डेफिनेटली, हमारा भी अपने एक फोरम है, एहसान सादिक साहब उसको ऐड कर रहे हैं, उसमें भी हम इस इशू को रेज़ करेंगे। वो तो इसके अंदर जो प्रोसीजरली ज़ाहिर है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इस बार तहकीकात होंगी। मैं एक ज़ाती तौर पे मैं साबिक एडिशनल DG से नहीं बल्कि अम्मार जाफरी से एक बात पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि आपकी माशाल्लाह ज़ाहिर है कि तवील एक सर्विस रही है। ये जो अभी मैं सिर्फ अपने आप को ट्रैफिक तक महदूद रखता हूँ कि ये जो ट्रैफिकिंग है ये मैं नहीं कर सकता, मैं अकेला नहीं कर सकता जब तक नेक्सस ना हो। अच्छा, नेक्सस भी हमें पता है, उसमें पुलिस भी हो सकती है, FIA के निचले एहलकार भी हो सकते हैं, कोस्ट गार्ड भी, मतलब जो भी आप हो सकते हैं, लेकिन ये है उस दरख्त के पत्ते, जड़ जो है वो जाहिर है कि वो कहीं और है और वो ज़मीन के अंदर होती है, वो नज़र नहीं आती है। तो क्या लगता है कि ये जो डांडे हैं, आखिर ये करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है, ये सिर्फ ह्यूमन स्मगलर या सब एजेंटों तक तो महदूद नहीं है ना, इसके डांडे कितने ऊपर तक जाते हैं, नाम ना लीजिएगा, जाहिर है कितने ऊपर तक जाते हैं कि ये एक पूरा कार्टेल कह लें, इसे नेक्सस कह लें, इसे माफिया कह लें, ये हमारे आपके बस से भी ऊपर की बात है। डांडे कहां तक जाते हैं? मैं इस पर एक बात, अब वो वक्त आ गया है पाकिस्तान में कि हमें कहना पड़ेगा कि बादशाह नंगा है। ठीक, वो बच्चा कौन होगा मुझे नहीं पता, हमें वो वक्त आ गया है कि वो हमें बच्चा चाहिए जो कहे कि बादशाह नंगा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो एयरपोर्ट सिस्टम्स हैं आपके जो इमिग्रेशन कंट्रोल करते हैं, ये मैंने ही शुरू किए थे और मेरे रिटायरमेंट तक मेरे पास थे। ज़रा हमें वहाँ से भी चीज़ें नज़र आती थी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर महकमे में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि ये एयरपोर्ट स्टाफ के कनेमेंस के बगैर या उनकी सहूलतकारी के बगैर इतने बड़े बड़े नहीं लोग जा सकते हैं। देखिए, हमारे मुल्क से कुछ मैं नाम ही लूँगा, कुछ गैर मुल्की लोग बच्चियों को शादियों के बहाने ले गए। हमारे मुल्क से ऑर्गन्स के जो स्मगलिंग है वो भी हुई है। हमारे मुल्क से कैमल जॉकीज़ के बच्चे भी गए हैं। सेक्स माइग्रेशन भी हो रही है इसके अंदर, और इसके अंदर अब ये जो जॉब के बहाने से लोग ले जाते हैं। मेरा सवाल फिर वही है कि ये पावरफुल लोग जो हैं उनकी ताउन के बगैर, उनका कंधे पे हाथ रखे बगैर कैसे मुमकिन है? तो असल लोग तो जाहिर है कि वो तो कहीं और बैठे हुए हैं ना।
अच्छा, अब इसमें मुझे लगता ये है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है ना, इसके अंदर कई किस्म के क्रिमिनल मिल जाते हैं। आपको पता है जो डीप डार्क वेब काम कर रही है, इसके अंदर बड़े एलिमेंट आ गए हैं इसके अंदर, और इसमें टेक्नोलॉजी बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है। अभी चंद हफ्ते पहले मुझे चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने अब लोगों से पूछना छोड़ दिया कि आप कौन हैं, कैमरा बताता है कि ये बंदा कौन है। पहली बात तो ये है कि इसको तोड़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको पता है कि इतना बड़ा एक वाइड है बिटवीन यूएन फिगर्स ऑफ इलीगल माइग्रेशन और जो गवर्नमेंट्स दे रही हैं। मैं पढ़ रहा था आज ही सर, इस धंधे के पीछे जो गॉड फादर्स हैं उन पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। कोई तो हो गई गॉड फादर्स, गॉड फादर्स। जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ज़रूर बात करनी चाहिए, और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है वी हैव टू बी केयरफुल बात करने के लिए, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इसमें ड्रग्स के लोग भी शामिल हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग भी शामिल हैं। देखिए, उन बच्चों को पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस मुश्किल से जा रहे हैं, कि जो पैदल चलाते हैं और उनको भेड़ बकरियों की तरह लाद करके बच्चे गिर जाते हैं गाड़ियों में से, उनको कोई उठाने वाला नहीं होता। आज शाम को मैं किसी चैनल पे देख रहा था कि वो वीडियोस दिखा रहे थे बच्चे, यानी वो लोग खुद बता रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो मेरा ख्याल है अब इसके ऊपर काफ़ी क्लैरिटी आ गई है। इसके ऊपर इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो ज़रूरत यह है कि हम इस पर डेली बात करें, और जब तक ये जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, जो पकड़े गए हैं, वो अपने लॉजिकल एंड तक ना पहुंच जाएं, हमें इनको परस्यू करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर एक और एलिमेंट को देखना पड़ेगा हमें, कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि जहाँ जिसके साहिल पे वाक़या हुआ वो क्यों करते हैं। क्योंकि पहले होता था कि वो किसी लग जाती थी और वो कहते थे ये भाई, वो अप्लाई करते थे असाइलम के लिए, उन लोगों को मिल जाती थी। अब भी लोग इसी बहाने जाते हैं कि यार अगर पकड़े गए तो असाइलम मिल जाएगी वहाँ पे, और मिल जाती थी एक ज़माने के अंदर। आपका बहुत बड़ा है। कोशिश करेंगे हम, जिस तरह आपने भी कहा, हम कल इस पे दोबारा बात करें। मैं इस पे एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। मतलब इधर उधर घुमाते रहे आप चीज़ों को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज इतना ही, और मेरा ख्याल है ये मौजू जैसा कि आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। शायद हमें कल भी इस मौजू पे आना पड़ेगा, शायद उसके बगैर चारा नहीं है, और हमारी अपनी भी तसल्ली नहीं। बिल्कुल। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।